रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन। एपिसोड 20। भारद्वाज फैमिली भी नियति के लिए मंदिर में पूजा करके दान करते थे, पर इस बार जब नियति यहाँ है तो वो उसे मना नहीं करने देने वाली थी। तभी भारद्वाज फैमिली के सभी लोग घर में एंटर हुए। जगजीत जी, रुक्मणी जी, नियति के दोनों मामा मामी, प्रमीत, अरहान और अरमान तीनों साथ में अंदर आ रहे थे। उन सब को देखकर सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। कितने सालों बाद वो अपने माँ, पापा, दोनों भाई और भाभी को देख रही थी। सीखा जी जल्दी से उनकी तरफ भागकर चली गई। अब आगे सीखा जी जाकर अपने माँ, पापा के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, माँ, पापा, भाई, भाभी, आप सब आज यहाँ आए हो। मैं बहुत खुश हूँ। कितने सालों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मैं हर दिन आपको याद करती थी। क्या आप सब मुझसे अभी भी इतना नाराज हो? माँ, पापा, भाई। उनकी बात सुनकर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जगजीत जी का भाव सख्त हो गया। वो बिना भाव के बोले, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही तुम हमें माँ, पापा बुला सकती हो। हम यहाँ अपनी इकलौती नातिन की जन्मदिन पर आए हैं। रुक्मणी जी भी अपनी मुंह फेरते हुए बोली, मेरी इस बड़ी ही घटिया बेटी कैसे हो सकती है? मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मुझे माँ मत कहो। उनकी बात सुनकर सीखा जी का से दिल ही टूट गया। माँ, पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मानती हूँ मैंने आपकी बात नहीं माना, पर इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं थी मेरी कि आपने हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। तभी रूही जो खड़ी सब देख रही थी, वो सबके सामने अच्छी बनने का ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए वो जल्दी से आगे आए और बोली, नाना जी, नानी माँ, मोम सच कह रही है। मोम तो आप लोगों को हर दिन याद करती थी। मैंने उन्हें देखा है जब वो आप लोगों के बारे में सोचकर दुखी हो जाती थी। क्या आप प्लीज मोम को एक बार माफ करके एक चांस नहीं दे सकते? सीखा जी रूही की बातों से काफी टच महसूस कर रही थी कि उनकी बेटी कितनी अच्छी है जो उनकी साइड ले रही है, पर उन्हें क्या पता था कि रूही को बस अपनी स्वार्थ के बारे में सोच रही है। अगर उसकी मोम फिर से भारद्वाज फैमिली की मेंबर बन गई तो उसे भी कितनी फायदा मिलेगा। वो भी भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस, उनकी नातिन बन जाएगी। फिर वो उस नियति को एक अच्छा सबक सिखाएगी। बचपन की तरह ही वो भारद्वाज फैमिली को भी उससे छीन लेगी। वो तो अभी एक्टिंग लाइन में जाना चाहती थी। अगर भारद्वाज फैमिली की कनेक्शन यूज किया जाए तो और भी इजीली उसे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। वैसे भी उसके अर्जित भाई का करियर भी अब कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसका भाई भी अब उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। तभी विपुल जी भी आगे आकर बोले, हाँ, मुझे पता है हमने गलती की है। हम दोनों ने आपके खिलाफ जाकर शादी की जिस वजह से आप नाराज है, पर सीखा भारद्वाज फैमिली की बेटी है। अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूँ। मुझे पता है आप मुझे सीखा के लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, पर वो सब पास था। अब सालों से हमारी शादी हो चुकी है। क्या आप प्लीज सीखा को माफ कर सकते हो? मैं सीखा को हर दिन आपके यादों में दर्द में देखा है। तभी रंजन जी हंसते हुए बोले, एक बात बिल्कुल सही कहा तुमने माँ, पापा, और ना ही हम सबको किसी को भी तुम पसंद नहीं थे ना। अब हो विपुल शेखावत, भला कोई 3 बच्चे के बाप को अपनी बेटी क्यों देगा? जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं वो तो अपने बच्चों के लिए ही शादी करेगा ना। केशव जी गुस्से से बोले, और देखो हम बिल्कुल सही थे। तुम सच में एक घटिया इंसान हो, एक घटिया बाप भी हो। तुमने अपनी पहली बीबी के बच्चों के लिए मेरी भांजी को कितना सताया, उसे अपनी घटिया बेटी के लिए घर से बाहर इतनी छोटी सी उम्र में हॉस्टल में डाल दिया। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा जैसा माँ बाप होकर तुम दोनों ने हमारी प्रिंसेस के साथ किया। अंजना जी भी गुस्से से बोली, और सीखा तुम तो माफी मांगो ही मत, क्योंकि तुम माफी के काबिल ही नहीं हो तो अपनी सौतेली बेटी के खुद की पेट में पल रहे बच्चे से नफरत कर सकती है। वो किसी की प्यार के काबिल नहीं है। तुमने इस घटिया लड़की के लिए मेरी बच्ची को हट किया। किरण जी बोली, भाभी, सच में ये लड़की एक नंबर की मनहूस है। पैदा होते ही माँ को ही खा गई, फिर इसकी वजह से इसके बाप ने सीखा से शादी किया ताकि सीखा इनकी बेटी और दोनों बेटों को प्यार दे सके, और जब हमारी प्रिंसेस हुई तो ये लड़की उसकी खुशियों को भी खा गई। सीखा, तुम सच में एक बेवकूफ़ और घटिया औरत हो। तुमने खुद की बेटी को छोड़कर, एक हीरे को छोड़कर इस कोयले की खदान को चुना। इसे लाड़ प्यार से पाला, वह ऐसी स्वार्थी माँ भी तुम बन गई, पर माँ कहलाने की लायक नहीं हो तुम। विपुल जी और अमृत अर्जित का फेस शर्म से लाल हो गया था।
वहीं अपने लिए किरण जी के मुंह से मनहूस और कोयला का खदान सुनकर रूही गुस्से से भर गई थी। सीखा जी की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने गलतियां की थी, पर उन्हें नहीं लगा था कि उन गलतियों की वजह से उनकी फैमिली वाले भी उन्हें इतनी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। तभी जगजीत जी कोल्ड वॉइस में बोले, विपुल शेखावत, ना तो मैं इस लड़की को अपनी बेटी मानता हूँ, ना ही मैं तुम जैसे इंसान को अपना दामाद मानता हूँ। फिर रूही की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोले, इसलिए आपने इस घटिया जुबान से मुझे कभी फिर नाना जी मत कहना, ना ही मेरी वाइफ को कभी नानी माँ कहना, वरना मेरी प्रिंसेस को कहकर तुम्हारी इस जीभ को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस जगजीत भारद्वाज को नाना जी कह सको। अगर इतना शौक है तो अपनी मरी हुई माँ की घर जाओ, उन्हें नाना नानी बोलो। विपुल शेखावत, अपनी इस घटिया बेटी को समझा देना, आगे से अपनी जुबान से भारद्वाज फैमिली से नकली रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करे। रुक्मणी जी भी बोली, हमें सिर्फ हमारी प्रिंसेस ही नाना नानी कह सकती है, ये हक ना हमने किसी को दिया है ना आगे देंगे। उनकी बात सुनकर विपुल जी को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। रूही का भी यही हाल था, उसे भी बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था। क्या उसकी औकात नहीं है वो अपनी माँ के घर उन्हें नाना नानी कहने जाए? कभी नहीं। उसकी माँ के घरवाले बिल्कुल भी अमीर नहीं थे, उनका बस छोटा सा फैक्ट्री था जो कपड़ों का कारोबार करते थे। उसने सुना था उसकी मोम डैड की लव मैरिज हुई थी, वो वहाँ क्यों जाए अपना स्टैंडर्ड को और गिराने। माँ, पापा, भाई, भाभी, आप सब इस तरह क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है मैं गलत हूँ, मैं तो नियति से माफ़ी भी मांग रही हूँ, मैं सजा के लिए भी तैयार हूँ, पर नियति मुझे एक चांस नहीं देना चाहती है। और रूही ने क्या बिगाड़ा है जो आप उसे इतना सुना रहे हो? वो मेरी बेटी है, क्या उस हिसाब से उसने आपको नाना जी, बनी माँ कहकर गलत किया? उनकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ जो शांत हो रहे थे, वो फिर से भड़क गए। दादी माँ गुस्से से बोली, मेरी बच्ची तुम्हें क्यों चांस देगी? क्या तुमने कभी उसे चांस दिया था? मैं तो सोच रही हूँ कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम जैसी लड़की को जन्म दिया। तुम तो अपनी बेटी को भी प्यार नहीं दे पाए, तुम माँ बनने की लायक ही नहीं हो, और अब भी तुम मेरी बच्ची को गलत ठहरा रही हो और इस लड़की की साइड ले रही हो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जब हम तुम्हें बेटी नहीं मानते तो इस लड़की को नातिन क्यों मानेगी? ये है कौन? बस तुम्हारे पति और उसकी पहली बीबी की घटिया बेटी, जिसने मेरी बच्ची को पता नहीं बचपन से कितना परेशान किया है। कौशल्या जी, ब्रिजेश जी और दादाजी दादी माँ चारों उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें ये देखकर अच्छा लग रहा था कि ये सब नियति से इतना प्यार करते हैं। क्या दादाजी, दादी माँ और बाकी सब भी इतना सावेज है जो अच्छे से इनकी बेइज्जती कर रहे हैं? जय ने हंसते हुए धीरे से अरहान से पूछा। तो अरहान सिर हिलाकर बोला, जब हमारी प्रिंसेस की बात आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आदित्य बोला, हाँ ये तो अच्छे से दिख रहा है, और कितना अच्छा बोलते हैं ये लोग। हाँ, हम भी तो इनसे ही ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, अरमान हंसते हुए बोला। वो 6 लोग थोड़ी देर खड़े ये सब देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी दादी माँ बोली, रुक्मणी जी, जगजीत जी, आप कहाँ अपना एनर्जी इन पर वेस्ट कर रहे हो? पूजा की टाइम हो गया है। तभी पंडित जी भी आ गए, तो सब सीखा जी और बाकी लोगों को इग्नोर करके पंडित जी के पास चले गए। दादी माँ ने उन 6 भाइयों की तरफ देखा और बोली, तुम जाओ अपनी बहन को बुलाकर नीचे ले आओ। उन सब ने हाँ बोला और सब ऊपर नियति को लेने के लिए भाग गए। दादी माँ ने पंडित जी से महागुरु की के बारे में पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि वो इस वाली काशी गए हैं कुछ यज्ञ काम से। सीखा जी ने अपनी आंसू साफ किया और विपुल जी के साथ वो भी वहां पर आ गई। उन्होंने पंडित जी से आशीर्वाद लिया। सीखा जी अब चाहकर भी इतनी बेइज्जती के बाद अपनी फैमिली से कोई बात नहीं कर पा रही थी। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आने लगी। सबने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां से 6 भाई नियति को लेकर नीचे आ रहे थे। जय और अरमान ने नियति की हाथ को पकड़ रखा था और बाकी सब उनके पीछे चल रहे थे। नियति ने इस वक्त एक मैरून रेड मिक्स कॉलर की साड़ी पहना हुआ था। ये साड़ी कल किरण जी ने उसे गिफ्ट किया था पहले, जब वो जय और बाकी दोनों भाई के साथ भारद्वाज मेंशन गई थी, और उस साड़ी में वो अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी दूध जैसा गोरा रंग उस साड़ी ने चमक रहा था। उसने बस आंखों में आज थोड़ा सा काजल लगाया था जो उसकी ब्लू आइज को और भी खूबसूरत बना रहा था।
होंठों पर बस लिप बाम लगाया हुआ था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था और एक हाथ में वॉच और एक हाथ में मैरून कॉलर की चूड़ियां। इतने में ही वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए। सब एकटक उसे बस देखते रह गए। जैसे ही नियति नीचे उनके पास पहुंची, तभी अंजना जी और किरण जी जल्दी से आगे गई और अंजना जी उसकी कान के पास आंखों से थोड़ा काजल लेकर काला टीका लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। हाँ, हमारी बच्ची को किसी की क्या, हमारी भी नजर ना लगे। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। किरण जी नियति की माथे को चूमते हुए बोली। नियति उन दोनों के गले लग गई और बोली, मुझे आप सबकी नजर नहीं लगेगी। ज्यादा तो पता नहीं है, पर इतना सुना है कि बच्चे को कभी माँ की नजर नहीं लगती है। उसकी बात सुनकर अंजना जी और किरात जी की आंखों में नमी आ गई। भले ही नियति उनकी भांजी थी, पर उन्होंने उसे भांजी नहीं बेटी माना था। तभी अरमान बोला, बड़ी माँ और मोम, भले ही आपने से किसी की नजर ना लगे, पर यहाँ बहुत लोग हैं जो मेरी प्रिंसेस को नजर लगा सकते हैं। आपने अच्छा किया हमारी प्रिंसेस को काला टीका लगाकर। सब समझ पा रहे थे अरमान ये विपुल जी, सीखा जी और बाकी सबको कह रहा था। रूही और नेहा तो नियति की खूबसूरती से जल भून गई थी। पंडित जी ने तभी पूजा के लिए बुलाया तो सब पूजा के लिए चले गए। नियति ना चाहते हुए भी पूजा में बैठने वाली थी, क्योंकि उसके दादा दादी और नाना नानी चारों की बस यही इच्छा थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए नियति को देखा। उनके महागुरु जी ने कहा था, यही लड़की आगे जाकर बहुत बड़ी तबाही को रोकेगी। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दिया। सब उनके पीछे बैठे हुए थे। विपुल जी और बाकी सब थोड़े दूरी पर बैठे हुए थे। ऐसे भी वो पूजा में रहे या ना रहे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। 1 घंटे बाद पूजा खत्म हो गई थी। नियति पूजा खत्म होते ही किसी से कॉल पर बात करने के लिए अपने रूम में चली गई थी। जगजीत जी बोले, ये लड़की अपनी जन्मदिन पर भी अपनी काम लगी हुई है। पंडित जी, उसे इन पूजा में ज्यादा रुचि नहीं है, बच्ची है, माफ करना। दादी माँ भी बोली। तो पंडित जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल भी नहीं, भला मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूँ। महागुरु जी ने कहा था, ये बच्ची नियति कोई साधारण बच्ची नहीं है। इसकी किस्मत में बहुत कुछ करना लिखा है। हमेशा शांति भी काम नहीं आती, कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है। और ये बच्ची नियति दिल से बहुत साफ है, पर जरूरत पड़ने पर वो माँ काली भी बन सकती है। यही उसे सबसे अलग बनाती है। मैंने पिछली बार भी उसकी बेबाकी देख लिया था, जब उसने महागुरु जी से भी बहस कर लिया था। इसलिए मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। महागुरु जी तो खुद उस बच्ची की तारीफ करते हैं। ये बच्ची दूसरों की तरह बाहर से अच्छी बनने का दिखावा नहीं करती है। वो जो भी है दिल से भी है, सामने से, यही उसकी खूबी है। उनकी बात सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली और होंठों पर स्माइल भी आ गई। दादी माँ पंडित जी को रुकने के लिए बोल रहे थे, पर उन्हें किसी सत्संग में जाना था, इसलिए पंडित जी वहां से उनसे विदा लेकर चले गए। दादाजी, दादी माँ और कौशल्या जी ने भारद्वाज फैमिली को बैठने के लिए बोला। दादी माँ बोली, ये बच्ची तो शायद अपनी काम में बिजी है। हाँ, उसे बस अपने काम ही नजर आता है, उसके लिए तो सबसे पहले काम ही है। बाकी सब अपनी जन्मदिन भी उसके लिए बाद में। रुक्मणी जी भी बोलकर हंसने लगी। वही सीखा जी वहीं खड़ी थी। सालों बाद अपनी फैमिली से मिलने की खुशी थी उनके चेहरे पर उनकी फैमिली तो उनसे बात करने को भी तैयार नहीं थी, और यही बात उनकी दिल को बुरी तरह से चोट पहुंचा रहा था। आज उन्हें अंदाजा हो रहा था, जब अपने माँ बाप ही तुम्हें ठुकरा दे तो कैसा लगता है। क्या नियति को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। जब उन सब ने उसे किनारे कर दिया था, सीखा जी सोच में पड़ गई थी। तभी बटला आकर हड़बड़ा कर बोला, बड़े सर, बड़ी मेम, वो बाहर रायजादा फैमिली के लोग आए हुए हैं। बटलर की बात सुनकर सब हैरान हो गए। दादी माँ और दादाजी को लगा कहीं रूही की बात सच तो नहीं थी। वही भारद्वाज फैमिली की भी भौहें सिकुड़ गई। रायजादा फैमिली के साथ वो कई बार बिजनेस कर चुके थे, पर रायजादा फैमिली यहाँ शेखावत फैमिली से मिलने क्यों आए हैं। बाकी सब भी वही सोच रहे थे। वही विपुल जी और सीखा जी, अमृत, अर्जित, चारों को अब रूही की दोस्त की बातें सच लग रही थी। उन्हें लग रहा था जरूर ये लोग रूही का हाथ मांगने यहाँ आए होंगे, वरना वो यहाँ भला क्यों आते। दिल ही दिल में वो खुश भी थे। सीखा जी जो पछता रही थी, उन्होंने अपनी सोच को साइड झटका। अगर ये सच में रूही की रिश्ता मांगने आ रहे हैं, तो रूही की माँ के हिसाब से उन्हें ही उन सब की स्वागत करना होगा।
विपुल जी और सीखा जी सोच रहे थे रूही की जब इतने अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो नियति अकेली ही घर में रहेगी, वो सब उसे ही अटेंशन देंगे तो नियति की नफरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। पर जब उन्हें सच पता चलेगा तो क्या होगा? वहीं अगर रूही को पता होता उसकी मोम डैड क्या सोच रहे हैं तो वो गुस्से से जरूर पागल हो जाती। पर फिलहाल इस वक्त रूही तो बहुत ज्यादा खुश थी, उसका तो डांस करने का मन कर रहा था। मतलब रीमा ने उसे झूठ नहीं बोला था, रायजादा फैमिली सच में उसके लिए रिश्ता लेकर आए है, वो भी नियति की बर्थडे वाले दिन। कितनी अच्छी बात है। नियति की तो बेइज्जती हो जाएगी, उसने घमंड से सबको देखा। फिर मन ही मन बोली, अब ये सब क्या कहेंगे जब दुनिया की सबसे रिच फैमिली खुद मेरे लिए रिश्ता लेकर आए है। ये जय, आकाश और आदित्य इनमें से किसकी हिम्मत होगी जो मेरा मजाक उड़ाए। रूही घमंड में चूर थी, तभी नेहा ने उसे कंधे से पकड़ कर हिलाया तो वो अपनी होश में आए और शर्माने लगी। दादाजी ने उन्हें अंदर आने के लिए बोला तो बटलर बाहर चला गया। जय भी वहां से नियति को बुलाने के लिए चला गया और थोड़ी देर में रायजादा फैमिली अंदर आए। विपुल जी और सीखा जी ने जल्दी से जाकर उन्हें वेलकम किया। सब अंदर आए, सारिका भी उनके साथ आई थी। भले ही वो जलन से मर रही थी पर फिर भी वो उस लड़की को देखना चाहती थी जिसे प्रखर पसंद करता है, जिसके पीछे वो इतना पागल हो चुका है। सब आकर हॉल में बैठ गए। भारद्वाज फैमिली को यहाँ देखकर रायजादा फैमिली में भी सब हैरान थे। वो सब भी जानते थे कि भारद्वाज फैमिली कितनी पावरफुल है। उन्होंने अपनी लेगेसी को बहुत आगे बढ़ाया है, चाहे बिजनेस फील्ड में हो या मिलिट्री में। वो तो गवर्नमेंट को सालों से वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहे थे और 2 साल पहले तो उन्होंने क्वीन वेपन के साथ खुद की वेपन कंपनी को मर्ज करके बिजनेस वर्ल्ड को एक बड़ा झटका दिया था। क्योंकि क्वीन वेपन कंपनी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल कंपनी थी जिसमें हाई टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन बनाए जाते हैं और ऐसा कोई देश नहीं है जो उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है। राजनाथ जी और जगजीत जी दोनों ने भी एक दूसरे को ग्रिट किया। सारिका ने घिन और नफरत से रूही और नेहा को देखा। उसे तो यही लग रहा था कि इन दोनों में से एक ही प्रखर की पसंद है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दोनों तो खूबसूरती में उसके आसपास भी नहीं थे। फिर प्रखर ने क्या देखकर पसंद किया इनमें से किसी को? वही रूही तो प्यार और आस भरी नजरों से प्रखर को देख रही थी और फिर शर्मा कर अपनी सिर को नीचे झुकाकर नाटक कर रही थी। पर प्रखर ने तो अभी तक एक नज़र भी किसी को नहीं देखा। कियान उसके गोद में बैठा हुआ था। जैसे ही रूही ने फिर से प्रखर को देखने के लिए नज़र उठाई, उसकी नज़र सीधा कियान की नज़रों से जा मिली। वो गुस्से से उसे घूर रहा था, जैसे उसे अभी खा जाएगा। चुड़ैल, डायन कहीं कि मेरे डैड को क्यों घूर रही हो आप, जैसे अभी खाने वाली हो। कियान गुस्से से रूही की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला तो रूही हैरान और शर्मिंदा हो गई। वहीं बाकी सब भी हैरानी से कियान को देख रहे थे। अंकिता जी खांसने लगी, हे भगवान, उनका पोता क्या कर रहा है? क्या इतने लोगों के बीच भी ये कहना जरूरी था? विपुल जी और सीखा जी, नीरज जी, सरिता भी के साथ बाकी सब भी हैरानी से कियान को देख रहे थे। रूही तो मन ही मन गुस्से से बोली, बस एक बार शादी हो जाए, मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। तभी कियान फिर से गुस्से से बोला, मुझे क्या देख रहे हो? अगर फिर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल कर चिल को खिला दूंगा। उसकी बात सुनकर प्रमीत और बाकी चारों भाई हंसने लगे। अरहान बोला, क्या सच में तुम्हारे पास चिल है छोटे बच्चे? उसकी बात सुनकर कियान बड़े एटीट्यूड से बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं तो अपनी मम्मी को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसलिए तो मैं यहाँ अपनी मम्मी को लेने के लिए आया हूँ, वरना क्या मैं अपनी मम्मी की जिम्मेदारी अपने डैडी पर छोड़कर शांति से रह सकता हूँ? उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। वहीं रायजादा फैमिली में सब मन ही मन बोले, देखो अपनी मम्मी को लेने आया है और उसकी ही बड़ी बहन की बेइज्जती कर रहा है ये लड़का। प्राची तो देसे प्रमीत को देखते हुए कहीं खोसी गई थी। उसने कॉलेज में अरहान अरमान को देखा था, पर उन दोनों का बड़ा भाई तो उनसे भी ज्यादा हैंडसम है। वहीं सुमित्रा जी, राजनाथ जी और बाकी रायजादा फैमिली के सभी लोग नेहा को देख रहे थे, क्योंकि जब प्राची ने पहले प्रखर के बताने पर रूही की फोटो दिखाया था, तब प्रखर ने कहा था कि वो उसकी छोटी बहन से प्यार करता है। इसलिए रूही को देखकर वो पहचान गई कि ये रूही शेखावत है। अब उन्हें ये लग रहा था कि रूही के पास बैठी नेहा उनकी छोटी बेटी है। सब नेहा को देख रहे थे। नेहा खूबसूरत थी, पर इतना भी नहीं, उससे तो रूही ज्यादा खूबसूरत थी।
स्वाभिमान जो संजीत और प्राची के बीच में बैठा था, वो धीरे से बोला, भाई इसे तो मैंने शायद कॉलेज में देखा है। ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, ये प्रखर भाई के मैच की तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं प्रखर भाई को इस बकरी जैसी लड़की में क्या पसंद है। उसकी बात सुनकर संजीत और प्राची ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें भी ये लड़की एवरेज हो लग रही थी, उन्हें भी नेहा पसंद नहीं आई। वहीं नेहा को लग रहा था सब उसकी खूबसूरती देख उसे पसंद कर लिया है। शायद इन दोनों लड़के में से कोई अगर उसे पसंद कर ले तो रूही की तरह वो भी रायजादा फैमिली की बहू बन जाएगी। सुप्रिया जी अंकिता जी के कान में बोली, दीदी ये लड़की प्रखर को पसंद है। ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, क्या प्रखर के लिए ये सही रहेगी? इससे खूबसूरत तो ये बड़ी वाली रूही शेखावत लग रही है। हाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रखर की जो पसंद है। अंकिता जी भी धीरे से बोली। उनके दिमाग में तो बस नियति चल रही थी, एक बार मॉल में देखकर ही उन्होंने नियति को पसंद कर लिया था। दादी माँ ने स्माइल करते हुए पूछा, ये दोनों आपकी बेटी है? उनकी बात सुनकर विपुल जी ने हाँ में सिर हिला दिया। इतने लोगों के सामने मना करते तो नेहा की इंसल्ट हो जाती। वैसे भी उन्होंने नेहा को अडॉप्ट किया था तो हुई ना नेहा उनकी बेटी। ये सुनकर दादी माँ और बाकी सबको कुछ खास खुशी नहीं हुई। हम यहाँ पर आपकी बेटी के साथ प्रखर की रिश्ते की बात करने आए हैं, सुप्रिया जी बिना मन से बोली। तभी सीखा जी सर्वेंट के साथ चाय, कॉफी, स्नैक्स लेकर आ गई और उन्होंने रूही को इशारा किया तो रूही उठकर सबको चाय कॉफी और स्नैक्स देने लगी। वो सबके सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती थी। प्रखर के पास वो जब पहुंची तो प्रखर ने उसे देखा तक नहीं, तो रूही ने प्लेट टेबल पर रख दिया और मन ही मन बोली, कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। दादी माँ बोली, हम आपकी छोटी बेटी के लिए हमारे बड़े बेटे प्रखर का रिश्ता लेकर आए हैं। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। रूही की पैरों तले से तो देसी जमीन ही खिसक गई थी। वहीं भारद्वाज फैमिली को भी झटका लगा था। क्या ये रिश्ता उनकी प्रिंसेस के लिए था? जगजीत जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उनकी प्यारी नातिन को जो आज ही 18 साल की हुई उसे कोई छीनना चाहता है। तभी कियान गुस्से से बोला, डैड ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ मम्मी क्यों नहीं है? मुझे मम्मी के पास जाना है। कियान की बात से तो रायजादा फैमिली में सब कंफ्यूज हो गए। क्या ये लड़की जो सामने बैठी है ये शेखावत फैमिली की छोटी बेटी नहीं है? विपुल जी, सीखा जी और दादा दादी सब हैरानी से एक साथ बोले, क्या आप हमारी छोटी बेटी नियति की रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो? हाँ हम, क्या ये लड़की आपकी छोटी बेटी नियति नहीं है? अंकिता जी असमंजस ने बोली, क्योंकि उन्होंने यहाँ तो किसी और लड़की को नहीं देखा। रूही को आपने चारों ओर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसका कोई होश नहीं था। उसे बस इतना सुनाई दे रहा था कि ये रिश्ता उसके लिए नहीं लेकर आए हैं ये लोग। कोई कुछ कहता तभी सबकी कानों में खनकती हुई आवाज सुनाई दिया। सबने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से एक बला की खूबसूरत लड़की नीचे आ रही थी। दूध सा गोरा तरासा हुआ बदन जैसे कोई मूर्ति हो, लंबे सिल्क बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, ब्लू आंखें जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती थी, पिंक होंठ, बिना मेकअप के भी वो एक अप्सरा थी। उसे देखकर तो संजीत, स्वाभिमान, प्राची पूरी तरह से हैरान थे। वहीं अंकिता जी, सुप्रिया जी और सारिका भी हैरान थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या ये लेमिस की फाउंडर नहीं है? अंकिता जी और सुप्रिया जी की आंखों में तो चमक आ गई थी। ये लड़की कितनी खूबसूरत थी, जैसे कोई परी हो। वो यही लड़की प्रखर के लिए तो चाहती थी। नियति को देखते ही कियान चिल्लाया, मम्मी! वो जल्दी से प्रखर के गोद से कूदकर नियति की तरफ भागा। दादी माँ और अंकिता जी और सुप्रिया जी तीनों हैरानी से पूछा, क्या ये लड़की आपकी घर की छोटी बेटी है? वरना कियान उसे मम्मी क्यों कहता? दादी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ यही हमारी पोती नियति शेखावत है। उनकी बात सुनकर तो अब तक जो सब थोड़े उदास थे सबकी आंखों में चमक आ गई। पर स्वाभिमान का तो मुंह रोने जैसा हो गया था। उसने नियति के पीछे आते हुए जय को भी देखा। उसकी एंजल जिसे वो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है वो उसके डेविल भाई को पसंद है। प्रखर जल्दी से सोफे से उठा और आगे जाकर कियान को पीछे खींच लिया और खुद ही उसने नियति को हग कर लिया और बोला, क्या बनी, कहाँ थी तुम अभी तक? यहाँ अकेले बैठे इरिटेट हो गया हूँ। इतना कहकर उसने नियति की होंठों पर लाइट किस किया। वहीं उसकी इस हरकत से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रखर सबके सामने ऐसा कुछ करेगा। सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे।
पर भला प्रखर को कब किसी से फर्क पड़ा था? जो आज उसे फर्क पड़ता उसमें नियति की गाल पर भी किस किया। वही नियति थोड़ी हैरान थी, ये इंसान सबके सामने इन्हें शर्म नहीं आती है क्या? तभी कियान की गुस्से भरी आवाज आई, डैड आपने मम्मी को किस कैसे किया? पहले मैं मम्मी से मिलने आया था ना, तो पहले आपने मम्मी को हक क्यों किया? प्रखर ने कियान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पर नियति ने उसे गोद में उठा लिया, जिसे देखकर प्रखर का मुंह बन गया था। वही कियान ने विनिंग स्माइल लिए आपने डैड को देखा। वही रूही की आंखें तो गुस्सा, नफरत और जलन से भर गई थी। ये क्या ही रहा है? क्या ये रिश्ता उसके लिए नहीं होना चाहिए था? फिर ये रिश्ता नियति के लिए क्यों आया? नियति की क्या हक है? क्या वो इतने हैंडसम और अमीर इंसान को डिजर्व करती है? प्रखर का नियति को किस करना उसकी दिल को जला रहा था। नियति के जगह उसे होना चाहिए था प्रखर के साथ। प्रखर को किस और इतना प्यार सिर्फ उसे करना चाहिए था। बचपन से उसने नियति से सब कुछ छीन लिया था, फिर अब क्यों नहीं? वो प्रखर को भी नियति से छीन लेना चाहती थी। वही विपुल जी और सीखा जी भी हैरान थे। मतलब ये रिश्ता रूही के लिए नहीं बल्कि नियति के लिए था। इसका मतलब सच में रूही की दोस्त को गलतफहमी हो गई थी। पर रूही तो प्रखर को पसंद करती है। अमृत और अर्जित भी यही सोच रहे थे। चारों ने चिंता से रूही को देखा, जिसकी आंखों में आंसू था। सीखा जी ने नेहा को इशारा किया ताकि वो रूही को संभाल सके। वही प्रखर नियति की कमर में हाथ डालकर सबकी तरफ बढ़ा। तभी एक रौबदार आवाज सबकी कानों में पड़ी, ये क्या बदतमीजी है? मेरी नातिन से शादी करना है? क्या मैंने परमिशन दिया है? सबने आवाज की दिशा में देखा। वो जगजीत जी थे जो गुस्से में थे। वही रायजादा फैमिली के लोग, दादी माँ, दादाजी, बाकी सब बहुत खुश थे। नियति जैसी बहू तो उन्हें प्रखर के लिए परफेक्ट लगी। उन्होंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई थी तो वो थी सारिका। पहले तो वो सोच रही थी नेहा ही इस घर की छोटी बेटी है तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, पर नियति को देखकर उसकी आखिरी आश भी देह से टूटती जा रही थी। नियति इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मॉल में देखते ही उसे नियति से थोड़ी जलन हो रही थी। और अब जब पता चला कि यही प्रखर की पसंद की लड़की है, तो उसे और भी जलन होने लगा था, क्योंकि उसे पता था वो चाहकर भी खूबसूरती में इस लड़की के आसपास भी नहीं थी। इनफैक्ट उसने फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक जितनी भी लड़कियां देखी थी, उनमें से कोई भी इस लड़की नियति के आसपास नहीं है। और सारिका इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रही थी। वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि फर्क ही ना समझ पाए। जगजीत, आप ये क्या कह रहे हो? अगर मेरे पोते से आपकी नातिन की शादी होगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? राजनाथ जी बोले। हाँ अंकल, और देखिए ना, प्रखर और नियति दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अजीत जी भी उन्हें समझाते हुए बोले। वो सब जान चुके थे कि भारद्वाज फैमिली नियति की ननिहाल है और अपनी नातिन की शादी के बारे में बोलने का हक उन्हें है, इसलिए सब उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। जगजीत जी गुस्से में अपनी छड़ी पटकते हुए खड़े हो गए। सब डर गए और हैरानी से उन्हें देखने लगे, रायजादा फैमिली के लोग भी। उन्होंने जगजीत जी को कई बार बड़ी बड़ी पार्टी में देखा था, पर उनका इतना गुस्सैल रूप तो वो सब आज पहली बार ही देख रहे थे। मैं इस रिश्ते के लिए मना करता हूँ। मेरी नातिन के लिए मैं लड़का ढूंढ दूंगा और वो सबसे बेहतर होगा। मैं एक बच्चे के बाप से मेरी नातिन की शादी कभी नहीं करवाऊंगा। किसी को नहीं पता कि प्रखर रायजादा की पहली वाइफ जिंदा है या नहीं। क्या पता कल को वो वापस आ जाएगी तब क्या? वैसे भी मेरी बच्ची अभी सिर्फ 18 साल की हुई है। प्रखर का क्या, वो तो 29 का होने वाला है। मैं अपनी छोटी सी मासूम बच्ची की शादी क्यों आपके पोते से करवाऊं? राजनाथ जी, मेरी बच्ची के लिए मुझे एक काबिल इंसान चाहिए। और मैं मानता हूँ प्रखर बिजनेस की दुनिया का किंग है, फिर भी मैं अपनी नातिन की शादी उससे नहीं करवाऊंगा। नाना जी, आप शांत हो जाए। क्या आपको लगता है मेरी बिना मर्जी के मैं किसी से कोई रिश्ता रखूंगी? नियति कियान को गोद में लिए बैठ गई और प्रखर भी उनके पास ही बैठ गया और बोला, मैंने किसी से परमिशन नहीं मांगा है। मैं अपनी बनी से शादी करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरे बारे में इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा कि मैं कितना जिद्दी हूँ। और मेरी नियति मेरी बनी तो मेरी जीने की वजह है, फिर उसे तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। प्रखर की आंखों में जुनून और पागलपन झलक रहा था। उसकी बात सुनकर जगजीत जी ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। वही बाकी सब भी प्रखर को देख रहे थे।
वहीं प्रखर की बातें सारिका और रूही दोनों की दिल पर तीर की तरह लगी थी। जगजीत जी गुस्से में कुछ बोलते तभी एक आवाज आई, जगजीत तुम इतने गुस्से में क्यों हो दोस्त? आवाज सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा, जहां से प्रशांत जी आ रहे थे। उनके हाथ में कुछ गिफ्ट और बैग था जो वो नियति के लिए लेकर आए थे। उन्हें यहाँ देखकर जगजीत जी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लग रहा था जरूर प्रशांत यहाँ नियति की जन्मदिन की बधाई देने के लिए ही आया होगा। तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें भी गुस्सा ही आएगा प्रशांत। ये लड़का मेरी नातिन से शादी करने की बात कर रहा है। ना इनका उम्र मैच करता है, ना ही ये मेरी बच्ची की काबिल है। तुम बिना जाने कैसे कह सकते हो कि वो काबिल है या नहीं? प्रशांत जी बोले। तो जगजीत जी हैरान हो गए, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि प्रशांत ये बात कह रहा है। क्या उन दोनों ने डिसाइड नहीं किया था कि वो नियति की शादी हिडन ड्रैगन से करवाएंगे? तो ये बूढ़ा बदल कैसे गया? वो तो नियति को उस लड़के से मिलवाने वाले थे ना। दरअसल जगजीत जी के पापा आर्मी में देश सेवा में रह चुके थे। तब वो जनरल थे और बाद में जगजीत जी ने भी आर्मी ज्वाइन कर लिया था। बाद में कुछ साल बाद उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी जब उनकी शादी रुक्मणी जी से हुई। पर उनके लिए देश सबसे पहले था, इसलिए उन्होंने वेपन कंपनी बनाया और बहुत लो कॉस्ट में इंडियन गवर्नमेंट आर्मी में सप्लाई किया जाता था। और इसलिए जब प्रशांत जी ने आपने एक काबिल ऑफिसर के बारे में बताया तो जगजीत जी बहुत खुश हो गए थे। वो अपनी नातिन के लिए ऐसा ही एक लड़का चाहते थे। जगजीत जी को प्रशांत जी आपने साथ ले जाते हुए बोले, हम थोड़ी देर बात करके आते हैं। प्रखर और नियति शांत थे, दोनों जानते थे कि प्रशांत जी जगजीत जी को मना लेंगे। वही कियान का मुंह बन गया, वो बोला, मम्मी क्या आपके बूढ़ा नाना जी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं? तो भी आप ही मेरी मम्मी बनोगी, मैं डैड से कहकर आपको घर से उठा लूंगा, फिर मैं आप दोनों की शादी करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जगजीत जी और प्रशांत जी जो बाहर जा रहे थे, कियान की बात सुनकर दोनों ने हैरानी से मुड़कर कियान को देखा। कियान ने भी अकड़ से उन्हें घूर कर देखा, जैसे कह रहा हूं मैं नहीं झुकने वाला, जो कहा है वही करूंगी। दोनों बाहर चले गए, पर बाकी सबको तो टेंशन हो रहा था। खास करके रायजादा फैमिली के लोगों को, वो नहीं चाहते थे कि इतनी अच्छी लड़की की शादी उनके पोते से टूट जाए। अंकिता जी बोली, मोम मैंने बताया था ना, लेमिस ब्रांड की फाउंडर ये वही लड़की है। उनकी बात सुनकर दादाजी, दादी माँ, प्रखर के डैड, चाचा जी और बाकी सब भी हैरानी से नियति को देखने लगे। स्वाभिमान हैरानी से बोला, क्या पर ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी एंजल क्यूट परी है, ये तो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर है। प्राची भी जल्दी से नियति के पास जाकर बोली, हाँ तुम तो हमारी प्यारी छोटी परी हो ना, हम तो उस दिन मिले थे ना। स्वाभिमान भी बोला, हाँ ये जय भी तो था। वही रायजादा फैमिली में सब तो नियति की एक और आइडेंटिटी जानकर हैरान थे। अंकिता जी हैरानी से बोली, क्या इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी तुम्हारी है? दादी माँ हैरानी से बोली, सच में ये प्यारी सी बच्ची जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैलेंटेड भी है। बाकी सब भी उनकी बात से सहमत थे। वही प्रखर तो गुस्से से स्वाभिमान को देख रहा था। क्या कहा इस लड़के ने, उसकी बनी उसकी एंजल क्यूट परी है। उसे तो प्राची पर भी गुस्सा आ रहा था, उसकी बनी को कोई और अपना कैसे कह सकता है। सारिका का मुंह उतर गया था। लेमिस ब्रांड उसे कितना पसंद था, वो तो लेमिस की एक एड शूट करके अपनी करियर को ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। पर वो ब्रांड भी नियति की थी, और वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी जिसमें साइन करने का सपना है एक एक्टर एक्ट्रेस को होता था, वो भी इस लड़की की है। उसने पहले कितनी बार ट्राई किया था, पर उसकी मैनेजर ने शायद ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिखाया, जिस वजह से वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी के अंडर वो साइन कर सके। वैसे भी तब उसने ज़्यादा प्रोजेक्ट लिया भी नहीं था, और अब उसे पता चल रहा था वो इतनी बड़ी कंपनी भी इस लड़की की है। रायजादा फैमिली में हर कोई हैरान था। अफवाह थी कि वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर मिस नीति सबसे बड़ी पियानो मास्टर और डायरेक्टर है, और उन्होंने कई बार उसके कंपोज किए गाने को सुना था। वो सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री की एक लीजेंड थी, जिसकी कंपेयर कोई नहीं कर सकता। और अब उन्हें पता चल रहा था, वो लीजेंड लड़की उनके सामने बैठी थी, अप्सरा सी खूबसूरत, और ये उनकी होने वाली बहू थी, और तो और वो इतनी छोटी थी। अगर दुनिया को पता चल गया कि एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री और क्वीन लेमी जो सबसे बड़ी डिजाइनर है, वो लड़की सिर्फ 17-18 साल की है, तो दुनिया में तो तहलका ही मच जाएगा।
उनके बेटे को इतना बड़ा हीरा कहाँ से मिल गया? लगता है उनके बेटे के अंदर थोड़ी तो अभी भी दिमाग है। अगर वो खुद ढूंढते तो भी इतनी खूबसूरत टैलेंटेड लड़की वो प्रखर के लिए नहीं ढूंढ पाते। तभी जय ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ तो क्या हुआ? मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड है, उसके पास हर स्किल है, जिसमें वो टॉप पर है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? ये तो सिर्फ छोटी सी बात है। मेरी बहन तो इंटरनेशनल रेसिंग गॉडेस निया भी है। उसकी तो खुद के भी सबसे बड़ा एसोसिएशन है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉ फर्म आयरीन भी मेरी प्रिंसेस की है, जिसे इस वक्त प्रमित भाई मैनेज कर रहे हैं। है ना भाई? सबको बताओ। जय ने प्रमित को भी इसमें घसीट लिया। वो तो घमंड से अपनी बहन के बारे में तारीफ कर रहा था कि देखो उसकी बहन कितनी अमेजिंग है, कितनी ज़्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है। सब मेरी बहन की तारीफ करो। वो जोर से यही बोलना चाहता था। उसकी बहन की अचीवमेंट तो गर्व करने वाली थी ना, पर उसे ध्यान नहीं रहा कि वो नियति की आइडेंटिटी सबके सामने बता रहा है। ये भी नॉर्मल है मेरी बहन डॉक्टर। उसने इतना ही कहा था कि अरहान ने उसे पीछे खींच लिया और बोला, बस करो और कितना बोलना है। आकाश और आदित्य और बाकी दोनों ने भी उसे घूर कर देखा। वहीं नियति ने राहत की सांस ली। उसे लग रहा था उसका ये भाई आज सब बता देगा। प्रखर ने थोड़ी हैरानी से नियति को देखा। उसकी बनी टॉप रेसर है। वहीं रायजादा फैमिली में सब फिर से शॉक हो गए थे। संजीत, प्राची और स्वाभिमान भी इस बार शॉक थे। नियति लेमिस ब्रांड की फाउंडर है। अभी तक वो इसी बात को हजम कर रहे थे और अब उन्हें और ज्यादा आइडेंटिटी पता चल रहा था। हे भगवान, ये लड़की सच में एक्सीलेंट है। दादी माँ, अंकिता जी, सुप्रिया जी, दादाजी, अजीत जी, संजीत जी सब हैरान थे और खुश भी। सच में ये लड़की तो टैलेंट की खदान है, वो भी इतनी सी उम्र में। अब तो उन्हें अपनी होने वाली बहू और भी ज्यादा पसंद आ रही थी। वो तो अब कैसे भी करके इसे ही अपनी बहू बनाएंगे। वहीं नियति की तारीफ होता देख रूही जलन और नफरत से उबल रही थी। क्यों आज का दिन सिर्फ उसका होना चाहिए था? सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। प्रखर भी उसका होना चाहिए था। नियति सब उससे छीन रही है। रूही नियति को गुस्से और नफरत से घूर रही थी और ये बात नियति को भी पता था, पर उसे तो मजा आ रहा था। उसने तिरछी स्माइल लिए रूही को देखा। उसकी आंखें बर्फ की तरह सर्द थी जो रूही को अंदर तक डर गई। नियति की स्माइल देखकर उसे ऐसा लगा जैसे नियति उसे चिढ़ा रही हो। जरूर नियति को पहले से ही पता था कि प्रखर की फैमिली उसके लिए नहीं बल्कि नियति के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। फिर भी उसने ये सब किसी को क्लियर नहीं किया और उसे वही अंधेरे में रहने दिया और मन ही मन जरूर वो उसकी मजाक उड़ाती होगी। तभी कियान गुस्से से बोला, ये दोनों गंदी चुड़ैल आंटी कितनी देर से मेरी मम्मी को देख रहे हैं। डैड, क्या हम इन्हें मारकर कचरे के ढेर में फेंक दे? मजा आएगा। ओहो, अगर तुम फिर से ये चाहते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर तुम्हें अपनी मम्मी से थोड़ा दूर रहना होगा। प्रखर भौहें उचकाते हुए बोला। तो कियान ने मुंह बना लिया और बोला, तो फिर ये मैं अकेला ही कर लूँगा। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, पर मैं अपनी मासूम भोली भाली मम्मी को आपके पास नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करना। ओके, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। नियति ने सिर हिला दिया। प्रखर ने कियान को घूर कर देखा और नियति की कंधे पर सिर रख दिया। कियान भी अपनी मम्मी की गोद में सिर रख के सोफे के ऊपर पैर फैलाए लेट गया। जैसे वो यहाँ आराम करने आए हो। इस वक्त वो तीनों एक छोटी सी प्यारी फैमिली लग रहे थे। ये सब देखकर सारिका और रूही दोनों जल रही थी, पर अभी प्रखर और कियान की बात सुनकर सब हैरान थे। कियान और प्रखर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बाप बेटे ये काम पहले भी कर चुके हो। उसकी बात सुनकर रूही और नेहा, जो नियति को गुस्से से देख रही थी, दोनों हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कहीं प्रखर ने ही उन्हें उस दिन मारकर कचरे के ढेर में नहीं फेंका था। पहले तो उन्हें नियति पर शक था, पर अब तो उन्हें लग रहा था जरूर ये प्रखर ने किया होगा कियान की कहने पर। उस वक्त की अपनी हालत के बारे में सोचकर दोनों डर से कांप गए। वो अब और नियति को जलन या नफरत से देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। तभी अंकिता जी ने पूछा, ये तो रूही शेखावत है, आपकी बड़ी बेटी, पर ये लड़की कौन है? नेहा के बारे में पूछने पर सीखा जी ने हल्की स्माइल के साथ बोला, ये नेहा है, ये भी इस घर की बेटी है। हाँ, खैरात में पलने वाली कुतिया, जय ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। वहीं नेहा का चेहरा काला पड़ गया।
क्या अब इतने लोगों के सामने जय उसकी बेइज्जती करेगा? विपुल जी और सीखा जी को बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए विपुल जी जय को डांटते हुए बोले, जय तुम्हें नेहा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नीरज जी और सरिता जी चुप रहे, उनका अब जय को किसी बात पर टोकने का कोई मतलब नहीं था। जय हंसते हुए बोला, क्या मैंने क्या गलत कहा? क्या ये आपकी साली की बेटी नहीं है, जिसकी मरने के बाद आप इस लड़की को घर ले आए थे? मुझे तो लगता है आपकी इस कचरे से उठाए बेटी भी आपको नियति से ज्यादा प्यारी थी, इसलिए तो आपने नियति को 5 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। पर ये इस घर की बेटी नहीं है, फिर भी इसे वो सब कुछ मिला जो घर की बेटी को मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। स्वाभिमान जो अभी तक अपनी एंजल को अब गर्लफ्रेंड न बना पाने की शोक मना रहा था, वो जल्दी से जय के पास आ गया और बोला, तुम क्या कह रहे हो? मेरी क्यूट परी को इन लोगों ने घर से निकाल दिया था। प्रखर गुस्से से बोला, ये क्या मेरी क्यूट परी लगा रखा है तुमने? वो सिर्फ मेरी है, भाभी कहो मेरी बनी को। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान का मुंह उतर गया। तभी कियान कुछ सोचते हुए बोला, डैड मैंने सुना मान चाचू कह रहे थे मैं अपनी क्यूट परी को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। कहीं वो मोम की बात तो नहीं कर रहे थे? प्रखर ने घूरकर स्वाभिमान को देखा तो स्वाभिमान हड़बड़ाते हुए बोला, भाई मुझे नहीं पता था ये भाभी है। भाभी कितनी खूबसूरत और टैलेंटेड है, मैं क्या सब उन्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? ये तो आप बीच में आ गए। स्वाभिमान ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। उसे रियलाइज ही गया कि वो डर से क्या बोल रहा है, उसका भाई उसे इसके लिए मार भी सकता है। स्वाभिमान अपने आप को संभालने हुए बोला, मैं बस बकवास कर रहा हूँ, ये तो भाभी है, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। प्रखर और कियान ने घर जाकर स्वाभिमान को सबक सिखाने के बारे में सोचा और कुछ नहीं बोले। वही विपुल जी, सीखा जी और बाकी चाचा चाची दोनों भाई डर गए। अगर जय ने यहाँ सब कुछ बता दिया तो ये लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे कि वो कैसे लोग हैं जो अपनी खुद की बेटी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते और बाहर की लड़की को भी अपनी छोटी बेटी से ज़्यादा प्यार देते हैं। पर जय ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, उसे तो ये एक अच्छा मौका लगा। उसने सब कुछ बता दिया। नियति उसे रोकने में बहुत लेजी थी। वही जय से सारी बात सुनकर रायजादा फैमिली के सभी लोग हैरान थे। अंकिता जी हैरानी से बोली, क्या कोई अपनी ही दोनों बेटी में इतना भेदभाव कर सकता है? ये सुनकर विपुल जी का दिल धक से रह गया। सीखा जी का सिर भी शर्म से झुक गया। वो कैसे बताते इस वक्त वो कितना गिल्टी फील कर रहे थे। तभी रूही सबके सामने ही रोने लगी और रोते हुए बोली, ये सब मेरी गलती थी, इसमें मोम डैड की कोई गलती नहीं थी। मोम डैड को मुझे नियति से ज़्यादा प्यार नहीं देना चाहिए था, उन्हें नियति को ज़्यादा प्यार देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था इस वजह से नियति हम सबसे नफरत करेगी। आप सब मुझे ब्लेम कीजिए पर मोम डैड को नहीं। इस वक्त वो बहुत दयनीय लग रही थी। उसने सबको देखा, फिर मासूम आंखों से आंसू बहाते हुए प्रखर की तरफ देखा जो नियति की कंधे पर सिर रख के बैठा था और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाकर खेल रहा था। जैसे उसे बाकी सब से कुछ भी फर्क ही ना पड़ता हो। नियति की कियान से बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों को ही कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या कह रहा है। ये देखकर रूही जलन, नफरत और निराशा से भर गई। यही हाल सारिका की भी था। उसने सोचा था वो खुद को संभाल लेगी, पर प्रखर और नियति को इतने करीब देखकर वो अपने अंदर की जलन और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं बाकी सब भी प्रखर को हैरानी से देख रहे थे, जो खुलेआम अपनी प्रेम की प्रदर्शनी कर रहा था। सबने सिर हिला दिया। रूही के बात सुनकर जय हंसते हुए बोला, तुम तो हर बार यही एक ही बात बोलती हो और ये एक्टिंग भी पुरानी हो गई है। क्या तुम ही नहीं कह रही थी कि रायजादा फैमिली के लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि प्रखर तुम्हें पसंद करता है और तुम भी प्रखर को पसंद करती हो? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम क्या कहना चाहोगी? जय की ये बात सुनकर रूही का चेहरा और भी पिला पड़ गया। वो मन ही मन जय को कोसने लगी। उसे लगा नहीं था जय सबके सामने ये बात बोल देगा। सब उसकी बात सुनकर हैरान थे। अंकिता जी जल्दी से बोली, ये कैसी बेहूदी है? हमने कब कहा हम रूही शेखावत के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं? हाँ, मुझे तो ये मेकअप से पुती छिपकली बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला, अगर भाई इससे शादी करने की बात करते तो मैं तो उल्टी करके भाग जाता। क्यों, तुम प्रेग्नेंट हो जाते क्या? आदित्य उसकी कंधे पर थपकी देते हुए बोला।
स्वाभिमान को तो खांसी आ गई। उसने गुस्से से आदित्य को देखा और बोला, मैं लड़का हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? मैं इसलिए उल्टी कर देता क्योंकि इस लड़की की चेहरा बहुत भद्दी है। वहीं उसकी बात सुनकर प्राची और बाकी सब हंसने लगे। वहीं अपनी बेटी की बेइज्जती होता देख विपुल जी और सीखा जी को बहुत बुरा लग रहा था। अमृत और अर्जित को भी अपनी प्रिंसेस के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो वो जरूर जय को सबक सिखाते। वो जानते थे कि जय जरूर रूही ने पहले जो किया था उसके लिए बदला ले रहा है। तभी प्रखर की ठंडी आवाज सबकी कानों में पड़ी, मिस रूही शेखावत, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां पाल लेते हो? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा वोटलब नहीं था। मुझे सच में गलतफहमी हो गई थी। ये मेरी दोस्त की वजह से था, वरना मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कभी नहीं होती। इसलिए तो मैंने कहा आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी होती है। उसकी आवाज और ऑरा धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडी होती जा रही थी। आप खुद को क्या खास समझती हो जो मैं आपको पसंद करूंगा? आप जैसी घटिया लड़की में मुझे किस लिए इंटरेस्ट होगा? क्या आपने अपना चेहरा कभी आईने में देखा है, जो बिल्कुल किसी सुअर की तरह है? आपके पास ना तो शकल है ना तो अकल है। क्या आप मेरी बनी की कंपैरिजन में 1% भी लायक है? तो आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको पसंद करूंगा, जो बस आपने बाप के पैसों पर ऐश करती हो? मेरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की है, मेरी बनी, और हमेशा वही रहेगी। अगर तुम्हारी गलतफहमी की वजह से मेरी बनी मुझसे नाराज हो जाती और हमारे बीच गलतफहमी की वजह से दूरियां आ जाती तो अब तक तुम जिंदा नहीं खड़ी रहती। प्रखर ने बिना भाव के शांति से रूही की बेइज्जती किया था। रूही की तो उसकी ठंडी आवाज से रूह कांप गई। आज उसे लग रहा था जैसा उसने सुना था प्रखर सच में क्रूएल है। उसकी आंखों में तो आंसू आ गए थे अपनी इतनी बेइज्जती होता देख। वो भी वही इंसान उसकी बेइज्जती कर रहा था जिसे पाने की कई दिनों से वो सपने सजाए बैठी हुई थी। तभी कियान बोल, डैड ये तो सही है, पर एक बात आपने थोड़ा कम कहा है। प्रखर ने उसे देखा तो कियान हंसते हुए बोला, इस आंटी की शक्ल सिर्फ सूअर की तरह नहीं है, ये तो जितने जानवर हैं उन सब की तरह दिखती है। ओहो, तो क्या मेरी जजमेंट थोड़ा कम है? प्रखर नियति को देखते हुए पूछा। आप दोनों के बीच में नहीं फंसने वाली, नियति सिर हिलाकर बोली। वहीं सब मुंह खोले प्रखर और कियान को देख रहे थे। बाई बेटे कहीं भी किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। तभी सुमित्रा जी बोली, मुझे तो ये बच्ची नियति देखते ही पसंद आ गई थी। बच्ची, क्या तुम जरा अपने होने वाले पति और बेटे को छोड़ कुछ देर हमारे पास भी बैठ हुई? उनकी बात सुनकर कियान ने जल्दी से मना कर दिया और उठकर जल्दी से नियति की गोद में बैठ गया और बोला, आज मम्मी जा पूरा प्यार सिर्फ कियान के लिए। आप लाइन में रहिए दादी माँ, शायद 1-2 महीने बाद में थोड़ा प्यार बांटने दूँ आपके साथ। अभी तो डैड के साथ बांट रहा हूँ, ये भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उसकी बात सुनकर दादी माँ और बाकी सब हंसने लगे। नियति ने दादी माँ को देखा जिन्होंने पिछली जिंदगी में भी उसकी बहुत ख्याल रखा था। इनमें से कोई बुरा नहीं था, बस शादी की मंडप पर धोखे से शादी करने से वो थोड़े नाराज थे। फिर भी जब वो प्रेग्नेंट थी अंकिता जी और दादी माँ उसके लिए कभी कभी अच्छी गिफ्ट और हाथ से बनाया चीजें भेजती थी। उनका कहना था अगर वो उन्हें बताती तो वो खुद उसकी शादी प्रखर से करवा देते। सबसे नाराज सुप्रिया जी थी, अगर रूही से शादी नहीं हुई तो वो सारिका से करवाना चाहती थी। नियति ने सबको देखा पर उसे गुस्सा, नफरत या अपनापन कुछ फील नहीं हुआ। शायद नियति इन लोगों से ज्यादा नहीं मिली थी इसलिए ऐसा हो रहा था। वही रूही रोते हुए अपनी मोम, डैड और दोनों भाई को देख रही थी। तभी अंकिता जी बोली, नियति हमारी होने वाली बहू है, इसलिए आपको अपनी बेटी को कंट्रोल में रखना चाहिए मिसेस शेखावत। मैं नहीं चाहती हूँ आपकी बेटी की वजह से मेरी बहू को कोई गलतफहमी हो। उनकी बात सुनकर सीखा जी कुछ नहीं बोली, वो शर्मिंदा लग रही थी। हमारी बहू तो कितनी टैलेंटेड है, खूबसूरत है, जब मैंने मॉल में देखा था तब से मैं इसे ही बहू बनाना चाहती थी, सुप्रिया जी बोली। तो नियति हैरान हो गई, ये औरत क्या इतनी खुश है, क्योंकि जितना उसे पता था सुप्रिया जी ही घर में सबसे ज्यादा नियति को नापसंद करती थी। अगर नियति इतनी खूबसूरत ना होती और प्रखर उसे घर में कैद ना रखता तो शायद ये औरत उसकी डाइवोर्स करवा देती। सबको लग रहा था उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है जो उन्हें नियति जैसी बहू मिली है। रायजादा फैमिली में हर कोई खुश था, भला इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड बहू पाकर वो कैसे खुश ना होते।
अजीत जी खुश होकर बोले, मेरी होने वाली बहू सच में करोड़ों में एक है। अंकिता जी उनकी बातों का सपोर्ट करते हुए बोली, बिल्कुल आखिर मेरी बहू है। अजीत जी ने मुंह बना लिया, वो तो तारीफ कर रहे थे, फिर अंकिता जी की घुसने की क्या जरूरत थी। तभी बाहर से प्रशांत जी और जगजीत जी अंदर आए। जाते वक्त जगजीत जी जितनी गुस्से में लग रहे थे, अब वो उतनी ही खुश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ ऐसा मिल गया हो जो उन्हें खुश करने के लिए काफी था। ये देखकर रुक्मिणी जी के साथ बाकी भारद्वाज फैमिली के सभी लोग हैरान हो गए। क्या अभी थोड़ी देर पहले जगजीत जी गुस्से से बाहर नहीं गए थे, और आते वक्त इतना खुश लग रहे हैं जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। जगजीत जी आकर सोफे पर बैठ गए और नियति को देखकर पूछा, प्रिंसेस क्या तुम्हें सच में ये लड़का पसंद है? नियति ने प्रखर को देखा जिसकी ब्राउन सुनहरी आंखें उसे रिक्वेस्टिंग नजरों से देख रही थी। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया तो कियान खुशी से उछल पड़ा। फिर कुछ सोचकर बोला, मम्मी को डैड नहीं कियान पसंद करती है, इसलिए मम्मी डैड से शादी कर रही है ताकि वो कियान के साथ रह सके, है ना मम्मी? कियान की बात सुनकर प्रखर ने गुस्से से दांत पीस लिया और बोला, अगर तुम ऐसे ही मेरी बनी को मुझसे छीनने की कोशिश करते रहे तो भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हें अपनी बनी के आसपास भी भटकने दूंगा। आपने डैड की बात सुनकर कियान ने हैरानी से उसे देखा, फिर बोला, ठीक है मम्मी, हम दोनों से इक्वल प्यार करती है। और मन ही मन बोला, बस आप शादी करके एक बार मम्मी को घर ले आओ, फिर देखो मैं कैसे मम्मी के आपसे दूर करती हूँ। मम्मी सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी, बाकी किसी को भी मम्मी प्यार नहीं कर सकती। प्रखर ने अपनी आंखें छोटी करके कियान को देखा, वो जानता उसका बेटा तो इतनी जल्दी समझने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। जरूर ये आपने छोटे से दिमाग में कोई खिचड़ी पका रहा होगा। तभी जगजीत जी बोले, ठीक है फिर मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, पर मेरी नातिन अभी बहुत छोटी है, क्यों ना तुम 1 साल और इंतजार करो। जगजीत जी ने प्रखर को ध्यान से देखा। प्रखर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, पर मैं अपनी बनी से आज सगाई और अगले हफ्ते कोर्ट मैरिज कर लूंगा, और ये मैं कर सकता हूँ, आप भी जानते हो, बाकी 1 साल बाद हम आपके हिसाब से शादी कर लेंगे। जगजीत जी ने कुछ सोचा और बोले, ठीक है फिर ये अच्छी बात है, मेरा अच्छा दामाद बढ़िया, वो 3 बार अच्छा है। बोलकर सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान लिए नियति और प्रखर को देखा। ये देखकर तो सब दंग रह गए, अभी तो ये इतने गुस्से में थे। प्रशांत जी ने ऐसा क्या कह दिया कि वो शादी के लिए मान गए? तुम अच्छे बच्चे हो, उन्होंने प्रखर के कंधे को थपथपाया। उन्हें अब अपनी प्रिंसेस की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये देखकर सारिका और जलन से भर गई। रूही का भी यही हाल था। दोनों को ही लगता था अगर जगजीत जी ने शादी के लिए मना कर दिया तो शायद नियति उनकी खिलाफ नहीं जाएगी और फिर शादी टूट जाएगी, तो अभी भी उनके पास एक मौका होगा प्रखर को पाने का। पर अब तो जगजीत जी भी इस शादी के लिए राजी हो गए थे। पापा आप ये क्या कह रहे हो? आपने अभी तो कहा था ये लड़का हमारी प्रिंसेस की लायक नहीं है, तो फिर अब आप इतना खुश क्यों हैं? केशव जी मुंह बनाकर बोले। बाकी सब भी जानना चाहते थे, पर जगजीत जी बस इतना बोले, ये लड़का अच्छा है और मेरी प्रिंसेस भी इससे प्यार करती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी रंजन जी बोले, प्रखर हमें खुद को देखने दो। वो नहीं मानने वाले थे जब तक वो सच में प्रखर को ना देख ले। प्रखर ने जो मास्क पहना था उसकी बस फहद, आंखें और होंठ ही दिख रहा था। प्रखर ने अपने मास्क को निकाल दिया, वो तो हमेशा ही मास्क लगा कर रखता था। रूही और नेहा दोनों की आंखें फटी फटी रह गई। मास्क के साथ भी रूही को लग रहा था प्रखर बहुत हैंडसम है, पर प्रखर का फेस पूरा देखकर तो रूही की आंखें बाहर आने को थी। प्रखर देखने में किसी ग्रीक गॉड की तरह था, उसका शार्प जॉ लाइन, ब्राउन आंखें, हल्का बियर्ड और तरासा हुआ चेहरा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया हो। रूही की जलन और नफरत तो अब और भी बढ़ गई। नियति इतना अच्छा, इतना ज्यादा हैंडसम लड़के को कैसे डिजर्व कर सकती है? प्रखर रायजादा को तो उसका होना चाहिए था। वही बाकी सब भी हैरान थे, शेखावत फैमिली, भारद्वाज फैमिली के लोग सभी हैरान थे। प्रखर सच में बहुत हैंडसम था, उसकी इस चेहरे पर लाखों लड़कियां दीवानी हो सकती थी। नियति के 6 भाई सब हैरान थे, आकाश, आदित्य और जय भी हैरान थे। कुछ दिन पहले ही तो पार्टी ने उन्होंने प्रखर को देखा था पास से। उन्हें लगा था प्रखर हैंडसम होगा, पर इतना ज्यादा हैंडसम होगा ये बात उन्हें नहीं पता था। अच्छा लड़का, तुम सच में मेरी बच्ची की लायक हो।
जगजीत जी हंसते हुए बोले, तो प्रशांत जी बोले, और नहीं तो क्या, वरना मैं क्यों तुम्हें इतनी बार कहता कि हम इन दोनों की शादी करवा देना चाहिए, ताकि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोता पोती मिल जाए। सबने प्रखर और नियति को देखा, सच में दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। थोड़ी देर बाद राजनाथ जी बोले, ठीक है फिर अब हम चलते हैं। हमें शाम को सगाई की तैयारियां भी करनी होगी। भारद्वाज फैमिली के सभी लोग भी जाने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार उनकी नातिन की सगाई होगी तो उन्हें तैयारियां तो करनी होगी। रुक्मणी जी बोली, क्या ये सब थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है? जगजीत जी भी उनकी चिंता को समझ रहे थे। पार्वती जी भी बोले, हाँ, क्या हम बाद में सगाई अनाउंस नहीं कर सकते? आज हमारी बच्ची की बर्थडे है। विश्वनाथ जी ने भी जगजीत जी से वही पूछा। जगजीत जी धीरे से विश्वनाथ जी के पास आकर बोले, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये हमारी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए मैंने इसे चुना है। विश्वनाथ जी ने अभी के लिए उन पर भरोसा करना चुना। बाकी अगर बाद में इस लफके ने उनकी पोती को परेशान किया तो वो रायजादा फैमिली से भी लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। प्राची ने आकर नियति को हक कर लिया और बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी भाभी बनने वाली हो। मैंने तो छोटी बहन बनाने के बारे में सोचा था। अब मैं जब राशि और रुचिका को इस बारे में बताऊंगा तो वो जरूर शक हो जाएंगे। मैंने तो उन्हें भी इनवाइट किया था, पर वो नहीं आए, वरना मेरी तरह उन्हें एक साथ शक और सरप्राइज दोनों मिल जाता। नियति ने सिर हिला दिया। अंकिता जी बोली, क्या राशि और रुचिका भी नियति बच्ची को जानते हैं? प्राची ने हाँ में सिर हिला दिया। सब जाने लगे। तभी अंकिता जी लौटकर नियति के पास आई और उसकी गाल पर प्यार से हाथ रखा और बोली, मेरी प्यारी बहू, किसी की नजर ना लगे। वो इस वक्त बहुत एक्साइटेड और खुश थे। उन्होंने नियति की माथे पर किस किया और भाग गई। प्रखर हैरान था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मोमबच्ची बन गई है और छुपकर अपने पति को किस करके शर्मा कर भाग रही है। कियान छटपटाते हुए बोला, दादी माँ, आप मेरी मम्मी को किस नहीं कर सकती। मैं अलाउ नहीं करता हूँ किसी को भी मेरी मम्मी के पास आने को। कियान प्रखर की गोद से उतरना चाहता था। मुझे मम्मी के पास ही रहना, जन आप वापस शाम को आएंगे तब मैं चला जाऊंगा। छोड़ो मुझे डैड। कियान प्रखर की हाथ से छूटने की कोशिश कर रहा था। चुप, वरना कभी मैं तुम्हें अपनी बनी के पास नहीं आने दूंगा, प्रखर गुस्से से बोला। वो बिल्कुल भी आपने इस शैतान बेटे को अपनी बनी के पास नहीं छोड़ने वाला था, वरना ये लड़का उसकी बनी को हर वक्त उसके खिलाफ भड़काता रहेगा। कियान जाते हुए पीछे नियति की तरफ देखकर, मम्मी मैं वापस आ जाऊंगा। वो सब गेट से बाहर चले गए। सब गाड़ी में बैठने वाले थे। प्राची ने फिर से एक नज़र प्रमीत को देखा, जो अपने कार की तरफ जा रहा था। प्राची का दिल दे से धक धक कर रहा था। तभी स्वाभिमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो डर गई कि कहीं किसी ने उसे प्रमीत को देखते हुए तो नहीं देख लिया। पीछे संजीत खड़ा था, वो उसे कार में बैठने के लिए बोल रहा था। प्राची ने राहत की सांस ली, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। वही प्रमित को कोहनी मार के अरमान बोला, भाई वो प्राची रायजादा आपको आते टाइम से ही देख रही थी। लगता है लव एट फर्स्ट साइट ही गया है। चुप होकर कार में बैठो, वरना टैक्सी लेकर घर आ जाना। नहीं नींद भाई, मैं तो बैठ रहा हूँ अभी के अभी। वो जल्दी से जाकर कार में बैठ गया। उसके भाई का क्या भरोसा सच में उसे यहाँ छोड़कर चला जाए। उनके जाने के बाद बाकी सब सोफे पर बैठ गए। विपुल जी, सीखा जी और अमृत, अर्जित और जय के मोम डैड सब एक साइड बैठे हुए थे। किसी ने भी एक बार उनसे बात करने की या पूछने की जरूरी नहीं समझा। नियति उनकी भी बेटी थी, पर सबने अपने आप ही डिसाइड कर लिया, जिस वजह से विपुल जी और सीखा जी दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। रूही ने जब देखा उसके मोम डैड नियति से कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसने रोना शुरू कर दिया। लगता है मैंने फिर से गलती कर दी है। मुझे नहीं लगा था मिस्टर रायजादा मुझे नहीं बल्कि नियति को पसंद करते हैं, पर मैं सच में मिस्टर रायजादा को पसंद करती हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग्स को जरूर भूल जाऊंगी। नियति प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, मेरी तुम्हारी जगह छीनने का कोई मोटिव नहीं था। ओहो, ऐस बड़ी ही बात है। क्यों, बचपन का खेल अब तुम्हें पसंद नहीं है क्या? दूसरों से जलना तो तुम्हारी आदत है ना, ये आदत कैसे छूट गई? नियति हंसते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रूही ने गुस्से से दांत पीस लिया, फिर भी खुद को शांत करके बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो नियति? मैंने कभी ऐसा तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा है ना। कहने की क्या जरूरत है? तुम जैसी लड़की बस मेरी लिटिल सिस्टर से जलने के अलावा कर भी क्या सकती है? जय मुंह बनाकर बोला।
नियति तिरछी स्माइल करते हुए बोली, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती हो ना कि मैं तुम जैसी घटिया मनहूस लड़की के लिए प्रखर को छोड़ दूं। रूही तो दे से जम गई थी, वो तो यही चाहती थी पर ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। बस करो नियति, अगर तुम्हें पता था कि प्रखर तुम्हें पसंद करता है रूही को नहीं तो तुम्हें पहले ही सबको ये बता देना चाहिए था। जब रूही को गलतफहमी हो गई थी, रूही प्रखर को पसंद करती है। उसने कोई ज्यादा गलत नहीं किया जो तुम उसे सुना रही हो, अर्जित बोला। अब जब नियति उसे भाई ही नहीं मानती है और रूही को इतना इंसल्ट कर रही है तो अर्जित भी थोड़ा कठोर हो गया था। एक तो रूही ऑलरेडी दुखी है, नियति की बातें उसकी जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। उसकी बात सुनकर नियति की आंखें छोटी हो गई। वो कोल्ड आवाज में बोली, मिस्टर अर्जित, आपकी बहन को तो हर बार एक नई गलतफहमी हो जाती है। तो क्या आप सोचते हो मैं आपकी और आपकी सुअर बहन की तरह फ्री बैठी हूँ जो उसकी गलतफहमी दूर करती फिरूं? आपकी डिमांड कुछ ज्यादा ही है, इसलिए शायद आपको आजकल इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं मिल रहा है। चलो गैस करते हैं आपकी करियर और कितने दिन इंडस्ट्री में टिक सकती है। 2 महीने या 3 महीने, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि आप टिक सकते हो। तुम क्या मुझे बर्बाद होते देखना चाहती हो? अर्जित थोड़े गुस्से में बोला। एक्टिंग और सिंगिंग उसका पैशन और प्रोफेशन दोनों था। अब वो नियति की बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऊपर से नियति ने एक बार भी क्लियर नहीं किया कि वो और प्रखर एक दूसरे को पसंद करते हैं, वरना रूही को ये गलतफहमी ही नहीं होती, इसलिए भी वो थोड़ा नाराज था। टू बी कंटिन्यूड।